नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपनी संस्कृत पेडागोजी की यूनिट नंबर 5 का 7वां वीडियो है। यूनिट नंबर 5 का अपना 7वां वीडियो ये रहेगा। और वैसे अगर संस्कृत पेडागोजी की बात करें तो ये 28वां अपना वीडियो है। और दोस्तों, यूनिट नंबर 5 का ये 7वां वीडियो है और इसी वीडियो के साथ जो यूनिट नंबर 7 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में अपन संस्कृत कि जो पुस्तक है वो कैसी हो, पुस्तक के क्या क्या गुण होते हैं, पुस्तक के बारे में कहाँ से क्या बात चली, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस अपन करने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, पुस्तक जो है उसको अंग्रेजी में बुक बोलते हैं और बुक शब्द जर्मन भाषा के बिक BEACH शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वृक्ष होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, बुक जो शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द से बना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है बुक शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, तो बुक शब्द जर्मन भाषा के शब्द बिक से बना है। ठीक है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पढ़ने और पढ़ाने योग्य पुस्तक, लेकिन प्रत्येक पुस्तक पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती। किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में अध्यापकों व छात्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रमाणिक पुस्तक को ही पाठ्य पुस्तक कहा जा सकता है। दोस्तों, पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, कोचिंग्स की पुस्तकें होती हैं, किसी टीचर विशेष की पुस्तकें होती हैं, लेकिन जो पुस्तकें गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वही पुस्तकें क्या कहलाती हैं, पाठ्य पुस्तकें कहलाती हैं। कक्षा में शिक्षण का सर्वाधिक केंद्र बिंदु तथा सर्वाधिक अवलंब पाठ्य पुस्तकें ही हैं, अवलंबन पाठ्य पुस्तकें ही हैं। यह शिक्षण का सबसे प्रमुख साधन है। बिल्कुल सही बात है, इसी के इर्द गिर्द जो पूरी पढ़ाई चलती है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का अवलंबन आवश्यक है, क्योंकि भाषा का मूल स्वरूप पाठ्य पुस्तकों में ही है, लेकिन यहाँ रोचकता का पुट भी होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का योगदान बहुत सारा, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि भाषा का मूल स्वरूप पाठ्य पुस्तकों में ही अपने को मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल रोचक होनी चाहिए, जिसको बच्चा पढ़ने की जिसमें इच्छा हो। ये नहीं है कि उबाऊ पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना, प्रत्येक शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। जैसे व्याकरण शिक्षण में भाषा ज्ञान, गद्य शिक्षण के लिए तैयार कर रहे हैं तो ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का ज्ञान उसमें हो बच्चे को। पद्य और काव्य शिक्षण में रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति से संबंधित कविताएं ही हो। इसके अलावा नाटक शिक्षण में चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिक्षण की जो है इसमें पाठ दिए जाने चाहिए। इनको ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक में पाठों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि नाटक शिक्षण में किसी रस को आपने मिला दिया, तो ये सही नहीं रहेगा। नाटक शिक्षण में चरित्र निर्माण और संस्कार का ज्ञान जो है वो दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का पाठ उसमें होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि भाषा शिक्षण में पुस्तकें साधन मात्र हैं, साधे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, भाषा शिक्षण में साधन मात्र मानी जाती हैं, साधन ही मानी जाती हैं, साध्य नहीं मानी जाती। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ये अपन जो भाषा के जो अपने विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें स्मरण और पुनर्स्मरण में प्रबल साधन है। जो चीज़ें अपने को कक्षा में पढ़ाई अपने याद हो गई, फिर भूल गए, तो घर जा करके पुस्तक को देख करके पुनः स्मरण कर लिया, तो इसका प्रबल साधन हो गई। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अपना, पाठ्य पुस्तकें गृह कार्य में सुविधाजनक हैं। पाठ्य पुस्तकों में जो पीछे प्रश्न दिए हुए होते हैं उनको अपने को अपनी नोटबुक में करना होता है। ठीक है, अपनी नोटबुक में अपन पुस्तक के माध्यम से करते हैं तो उसमें गृह कार्य करने में भी काफ़ी सहयोग देने वाली होती हैं। नेक्स्ट अपना, अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थल पर मिल जाती हैं, अतः पाठ्य पुस्तक शिक्षक व छात्र दोनों की सहायता करती है। जो पाठ्य पुस्तक होती है एक, उसमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ एक ही जगह मिल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन किसी, मान लीजिए रीट की तैयारी करने के लिए, मान लीजिए अपन कोई भी गाइड लेकर के आते हैं, उस एक ही गाइड में अपने को सारा मैटर एक ही जगह मिल जाता है। तो यानी कि एक ही पुस्तक में सारा मैटर अपने को मिल गया, यानी वो गाइड अपन अगर पूरी पढ़ लें तो अपना रीट का एग्ज़ाम 101% बहुत ही शानदार नंबरों के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है सारा मैटर एक जगह मिल जाते हैं पाठ्य पुस्तकों में। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि का
उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन ये उत्पादन दोस्तों तभी किया जा सकता है जब जो आपकी पाठ्य पुस्तकें वो क्या हों, रोचक हों। ये उबाऊ पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, यानी कहानियाँ उसमें अच्छी अच्छी हों ताकि बच्चा उसको पढ़े खुद। पाठ्य पुस्तक वर्तमान शिक्षा की आधारशिला या मेरुदंड मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, पुस्तकों के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड है। पुस्तकें अच्छी होंगी तो अच्छी नॉलेज बच्चों को मिल पाएगी, और पुस्तकें अगर थोड़ी सी गड़बड़ हैं तो बच्चों में समस्याएं उत्पन्न जरूर होंगी। अब पुस्तकों के दो प्रकार दोस्तों होते हैं, एक तो सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें, दूसरा विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें होती हैं। सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकों में गंभीर अध्ययन होते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, सूक्तियाँ और लोकोक्तियों का इसमें परिचय होता है, उद्देश्य से शीघ्र वाचन का अभ्यास करवाया जाता है, विभिन्न प्रसंगों का स्पष्ट ज्ञान इसमें मिलता है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें इसमें शामिल हैं, संस्कृत अनुवाद की पुस्तकें भी सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें ही मानी जाती हैं। विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें कौन सी हैं? द्रुत पाठ के लिए यानी तीव्र पाठ के लिए सरल भाषा का प्रयोग करने के लिए विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें होती हैं। ठीक है, तो ये पुस्तकों के दो प्रकार हो गए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अपने लिए नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत, और दोस्तों इसी के साथ अपनी जो यूनिट नंबर 5 है वो हो जाएगी समाप्त। पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत में पहला अपना अगर देखें तो प्रारंभिक सामग्री पर अपने को ध्यान देना चाहिए। वो क्या हो, प्रारंभिक सामग्री कैसी हो? शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, भूमिका, पाठ्य सूची और चित्र सूची, इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी पुस्तक में दी जानी चाहिए। चित्रों का प्रयोग पूरा होना चाहिए, पाठ रोचक होने चाहिए, भूमिका किसने क्या लिखा, कौन लेखक है, प्रकाशक कौन है, शीर्षक क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आंतरिक पक्ष में सौदेश्यता, सत्रानुगुणता, व्यवहारिकता, रोचकता, विषय वैद्यक, आदर्शवाद, आधुनिक विषयों का समावेश, उपयोगी, व्यवस्थित क्रम, अभ्यास। ठीक है, तो ये आंतरिक पक्ष यानी अंदर पुस्तक के ये गुण होने आवश्यक होते हैं। बाह्य पक्ष तो आकार, संपादन, चित्र, मुद्रण ये सारे शुद्ध होने चाहिए। नाम सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट और आकर्षक नाम पुस्तकों में प्रयोग किए जाने चाहिए। आवरण सुदृढ़ और आकर्षक हो और मूल्य इसका उचित हो तो वो पुस्तक जो है वो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है सह संबंधी सामग्री, अध्यापक दर्शिका यानी टीचर्स गाइड भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। द्रुत पाठ के लिए सहायक पुस्तक हो वो भी बढ़िया है, और अभ्यास पुस्तिका भी जो इसमें साथ साथ हर प्रत्येक पाठ के अंत में या सबसे लास्ट में दी जा सकती है। तो ये एक जो है पाठ्य पुस्तक तैयार करने के सिद्धांत होते हैं, इसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक को तैयार किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो के साथ ही दोस्तों यूनिट नंबर 5 अपनी जो वो बिल्कुल यहाँ समाप्त होती है। यूनिट नंबर 6 अपन जल्द ही शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।